एकदम शेवटच्या टोकावर शेतकऱ्यांनी जाऊ नये ही पण आमची विनंती आहे, कारण की आत्महत्या करणे हे पाप आहे। ही भूमिका एवढीच आम्ही शेतकऱ्यांसमोर मांडू शकतो। पण सरकारला या सगळ्या दुःखातून आमच्या शेतकऱ्याला सरकारने बाहेर काढावं। आता हे 2 इंजिनचं सरकार, 3 इंजिनचं सरकार आणि आता 4 इंजिनचं सरकार, हे 4 इंजिन समजा राज्य आणि केंद्राचे असतील आणि त्याच्यातही अन्नदाता मागं पडत असेल तर हे फक्त जुमलेबाजांचं सरकार आहे असं या सरकारला नामकरण करावं लागेल काय, हा एक प्रश्न जनतेच्या समोर आहे। बघा, हा सगळा खेळखंडोबा या राज्यामध्ये सुरू आहे। मी विधानसभेचा अध्यक्ष असताना कोरोनाचा काळ होता, ज्या ठिकाणी कोरोना संपेल त्यावेळेसच तातडीनं विधिमंडळाच्या कमिट्यांचं कामकाज सुरू व्हावं ही भूमिका माझी होती। मी सगळ्या गटप्रमुख जे असतात पक्षाचे विधिमंडळातले त्यांना मी पत्र लिहिलेलं होतं आणि त्यांनी नाही केलं तर मी डायरेक्ट त्यांच्या संख्येच्या आधारावर मी कमिट्या जाहीर करेन, कारण की विधिमंडळाचं वर्षभर जे समक्ष जे काम चालतं विधिमंडळाच्या कमिटीच्या माध्यमातून आणि आखरी सगळ्यांनी मग आपली नावं दिली, मी तातडीनं कमिट्या जाहीर केल्यात आणि त्या माध्यमातून विधिमंडळाचं कमिट्यांचं काम सुरू झालं। त्याच्यानंतर जे सरकार बदललं अजूनपर्यंत विधिमंडळाच्या कमिट्या पण नाही झाल्या महाराष्ट्रात। आम्ही अध्यक्षाला विचारणार आहे आता या अधिवेशनामध्ये, हे लोकशाहीला घातक व्यवस्था निर्माण करून ठेवलेली आहे महाराष्ट्रात। हे शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे, हे येड्यागबड्याचा नाही आहे। आणि या पद्धतीनं मंत्रिमंडळाचा घोळ आपण पाहिलं की मागच्या मंत्रिमंडळामध्ये 16 मंत्री गेलेच नाही, 17 मंत्री पहिलेच कमी आहेत। काय चाललंय या महाराष्ट्रामध्ये? काही मंत्री रस्त्यावर सरकारच्याच विरोधात बोलताना आपण पाहतोय। आखरी यांच्यामध्येच एवढं आतमधलं गडबड असेल तर हे राज्याच्या जनतेला मंत्रिमंडळात काय नाही देऊ शकतात। आणि म्हणून मंत्रिमंडळाची वाढ न करणं हा जो विषय आहे, कारण की ज्या दिवशी यांनी मंत्रिमंडळाची वाढ केली त्या दिवशी हे सरकार पडेल आणि त्या भीतीपोटी हे मुद्दामून मंत्रिमंडळाचा विस्तार करत नाही, फक्त सरकार चालवणं आणि राज्याच्या जनतेचे पैसे लुटणं एवढंच काम या सरकारचं आहे। याच्या पलीकडे या लोकांचं कुठलंही काम नाही, म्हणून हे मंत्रिमंडळाचा वाढ करत नाही। माझा मुद्दा असा आहे की मागासवर्गीय आयोग जो असतो, ऑथेंटिक जो आयोग असतो, जो संविधानिक आयोग असतो, त्याचे अध्यक्ष निरगुडे आहेत। जस्टिस निरगुडेंच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग आहे। आपण मागच्या काळातही आपण गायकवाड आयोग बसवला होता, तो रेग्युलर आयोग नव्हता आणि माननीय सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळेसही जे फटकार या सरकारला लावली होती ते पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। आखरी हे सरकार अशी चूक का करतात? मराठा आरक्षणाचा वाद त्यांना एवढं सोपं वाटतंय। मी आपल्याला सांगतो, मी ओबीसी कम्युनिटीमधून असेलही तरी मराठा आणि ओबीसी महाराष्ट्रामध्ये आणि शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हा जातपातीच्या पलीकडचा आहे। पण ज्या पद्धतीनं सरकारने हा वाद महाराष्ट्रात निर्माण केला, हा किती पिढ्यावर जाणार आहे याची काळजी सरकारला नाही आहे। हे सरकार तरुणांमध्ये, येणाऱ्या पिढीमध्ये या पद्धतीचा वाद निर्माण करून या महाराष्ट्राला तोडताय का, हा मुद्दा या ठिकाणी आहे। जे नियमात असेल ते सरकारने सांगितलं पाहिजे, नियमाप्रमाणे संविधानिक पद्धतीनं हे कामकाज केलं पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे। आणि काँग्रेस पक्षाने सातत्याने एक सांगितलं की जनगणना हाच त्याच्यासाठी संविधानिक पर्याय आहे, त्याला सुप्रीम कोर्टही मान्यता देईल। पण राज्यातलं सरकार हे का जनगणना करत नाही? केंद्रातलं सरकारने तर सांगून टाकलेलं आहे मोदीजींनी की गरीब जात आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी एकदा गरीब आणि श्रीमंत जात ठरवून टाकली। त्यामुळे पण राज्य सरकारने एकदा जनगणना करून आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, राज्याच्या जनतेला माहितीसाठी सांगतो की छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेलच्या सरकारने त्या ठिकाणी जनगणना करून ओबीसीचंही आरक्षण वाढवलं
आदिवासीचे आरक्षण वाढवलं, शेड्यूल कास्टचं, आणि ज्या आरक्षणाच्या प्रतिशत ज्या जाती होत्या त्यांचंही आरक्षण वाढवलं आणि सुप्रीम कोर्टाने त्याला मान्य केलेलं आहे. मग राज्य सरकारला का करत नाही राज्य सरकार, हा सवाल आमचा आहे. त्यांचा आका करायला तयार नसतील, ते फक्त गरीब जात आणि श्रीमंत जात करायला निघाले असतील, तर महाराष्ट्राच्या सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायची अडचण काय? कशाला हा विद्रोह महाराष्ट्रामध्ये? महाराष्ट्र का पेटवतात आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही या अधिवेशनामध्ये सरकारला विचारू. पण या पद्धतीनं दोन समूहामध्ये भांडण लावून महाराष्ट्र तोडण्याचं पाप या सरकारने तातडीनं थांबवावं, ही मागणी आमची आहे. मी आपल्याला मुद्दाहून सांगितलं की गायकवाड आयोगाच्या बद्दलचे माननीय सुप्रीम कोर्टाने काय ताशेरे ओढले होते ते आपण ऐकलेले आहे. मग असंविधानिक सरकार हे संविधानिक आहे म्हणतो ना. आम्ही तर सुरुवातीला सांगितलं की महाराष्ट्राचं सरकार असंविधानिक आहे. मुख्यमंत्री जे आताचे आहेत त्यांनी सांगितलं की मला धोका आहे जीवाला, ते राज्यपालाला कळवलं. त्या राज्यपालांनी त्यांना बोलावून त्याला मुख्यमंत्री करून टाकलं, कुठलंही बहुमत पाहिलं नाही. आणि म्हणून आम्ही, आणि याला सुप्रीम कोर्टाने स्वतः मान्य केलेलं आहे, आम्ही आरोप नाही करत आहे. हे असंविधानिक सरकार महाराष्ट्रातलं जे आज आहे, पण हे असंविधानिक काम करायला या राज्यामध्ये आलं काय, हा सवाल आमचा आहे. मंत्रिमंडळातलेच एक मंत्री, ज्येष्ठ मंत्री, हे समजा आक्षेप घेत असतील शिंदे समितीच्या बाबत, तर याचा अर्थ असा आहे की काही ना काही गडबड आहे. आणि निरगुडे आयोग महाराष्ट्रामध्ये मागासवर्गीयांचा असताना जस्टिस शिंदेची कमिटी वेगळी करण्याची कारणं काय, त्याचं त्या मंत्र्यांनी काल जे आक्षेप घेतले त्याचं उत्तर सरकारने द्यावं. आम्ही कशाला सांगावं चुकीचं आहे की नाही. सरकार असंवैधानिक काम करते की संविधानिक काम करते हे सरकारने ठरवा ना, सरकारचं काम आहे. आम्हाला आरोपात जायचं नाही. पण जे काही महाराष्ट्र पेटवला या लोकांनी, ओबीसी आणि मराठामध्ये भांडण लावण्याचं पाप या सरकारने केलं, याचे परिणाम या सरकारला भोगावं लागतील. महाराष्ट्रामध्ये शाहू फुले आंबेडकर विचाराला संपुष्टात आणण्याचं काम अगर हे भाजप प्रणित सरकार करत असेल तर अजिबात काँग्रेस हे मान्य करणार. मला कळायला कारण नाही, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आता का बोलावं, आता का बोलावं हा प्रश्न त्यांनाच विचारा. कारण ते आजचे राजकारणात नाही आहे. अनेक वर्षापासून आहे, गेले 40 वर्षापासून महाराष्ट्रातल्या राजकारणात ते काम करतात आहेत. अनेक पदं निभवलेली आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीपासून थोडे दूर राहतात, पण त्याच्या बाजूलाच असतात ते उपमुख्यमंत्री म्हणून. पण त्यांना आता हे काय वाटावं हा प्रश्न आता त्यांनाच विचारा. काही ना काही दाल में काला आहे, नाही तर डाळच काळी झालेली आहे तिथं पूर्ण, ज्यांच्याबरोबर हे गेले तिथं. बघा त्यांच्या अलायन्समध्ये काय होतंय काय नाही होतं आम्हाला काही घेणं देणं नाही. मग आमची भूमिका स्पष्ट आहे की महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीलाच जास्त खासदार निवडून येतील अशी परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या वाटपात काय होणार आहे की नाही होणार आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला कशाला जायचं आहे. त्यांच्या घरात डोकवून बघायचं काम आमचं नाही. त्यांना आम्ही सांगितलं की सुखानं संसार नाजवा, पण ते काही सुखानं नाही. एक मंत्री रस्त्यावर बोलतो, एक मंत्री बाहेर, त्याचं उत्तर तो एक मंत्री बाहेरच बोलतो. त्यामुळे हे जे काही वाद आहे त्या वादात आम्हाला काही जायचं नाही. शरद पवार जेव्हा जेव्हा तेव्हा सत्तेमध्ये बदल झालेला आहे. काल सुद्धा ज्यावेळेस नवीन पाऊस पडला त्या पावसात भाषण केलं, त्यापूर्वी सामान्य सभेत भाषण केलं, ते गाजलं होतं. मला वाटतं काही सुविधा मिळू शकते त्याच्यात. लवकर झालं पाहिजे, तातडीनं झालं पाहिजे. महाराष्ट्रातलं हे सरकार जे आहे, या सरकार हे कोणालाच न्याय देत नाही. मी काल परवा प्रश्न उपस्थित केला की यांचे आका जे आहेत देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी राजस्थानमध्ये जातात कि बहनों भाइयों हम 4.5 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे. मध्य प्रदेश में जाएंगे तो 4.5 रुपये 400 में हम गॅस देंगे. जिथं गेले तिथं 450 सांगितलं. मग महाराष्ट्रात का देत नाही? त्यांचं सरकार आहे ना. मूळ प्रश्न असा आहे की या सगळ्या विषयाला डायव्हर्ट करायचं आम्हाला कुठे कारण नाही. हे सरकार
जनतेच्या मनातून उतरलेलं महाराष्ट्रातलं सरकार आहे आणि हे सरकार केव्हा पडते हे महाराष्ट्रातली जनता वाट पाहते. काल पवारसाहेब पाण्यात भिजले, ते सरकार तातडीने बदललं तर महाराष्ट्राची जनता आनंद व्यक्त करेल. प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेण्यासंदर्भात अजून प्रयत्न करते आहे, कारण तुम्ही म्हणता की तुम्ही सकारात्मक आहात, ते पण राहुल गांधींना पत्र लिहून एक डायलॉग तयार करायचा प्रयत्न करतात. अजून त्या संदर्भात काही कॉन्क्रीट असं बोलणं नाही. आम्ही जाहीरपणे सांगितलं परवा आणि त्यांच्याच मंचावर जाऊन सांगितलं, आम्ही सकारात्मक आहोत, आमची भूमिका स्पष्ट आहे, मतविभाजन होऊ नये याची काळजी आम्ही सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. जे कोणी संविधानाच्या विरोधात आहे त्यांच्या विरोधातली आमची लढाई आहे. आम्ही त्यांच्याच मंचावर जाऊन सांगितलं. आता मागं पुढं तर सांगितलं नाही. तुम्ही मला अनेकदा प्रश्न विचारले म्हणून मी त्यांच्याच मंचावर जाऊन सगळं त्या दिवशी आम्ही विषय संपवला. मतविभाजन होऊ नये असं बोलतात. याच्या आधीच्या निवडणुकांना जवळपास 8 ते 9 जागा काँग्रेसच्या वंचितच्या वोटर्सवर पडलेल्या होत्या मागच्या निवडणुकीत. बरोबर आहे, त्याच्या मतविभाजन आहे. आंबेडकर कन्व्हिन्स आहेत का ते आता ते दिल्लीमध्ये बोलणार आहेत असं त्यांनी सांगितलं मला परवा. त्याच्यामुळे आता ते दिल्लीत काय बोलतात काय नाही काय होतं त्याच्यावर आज मी प्रतिक्रिया द्यावी असं मला वाटत नाही. मराठीत शेवटचा प्रश्न. उद्धव ठाकरे लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आणि जवळपास 10 लोक जे आहेत ठाकरेंचे नेते वेगवेगळे त्याच्यावरती महाराष्ट्राची जबाबदारी दिली. तुमच्यासाठी तुमचा मित्र पक्ष आहे, तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचं आहे? बरोबर आहे ना, केलीच पाहिजे तयारी. आता निवडणुका काय, मी काल पण सांगितलं की मोदी सरकारचं काउंटडाऊन सुरू झालेलं आहे. फरवरीमध्ये आचारसंहिता लागतील, त्याच्यामुळे आता लोकसभेच्या तयारीला लागावंच लागेल. जसं शिवसेना उद्धव ठाकरे साहेब ते करतात आहे त्याप्रमाणे काँग्रेसची पण तयारी सुरू झालेली आहे. काँग्रेसने पण त्या पद्धतीनं आपल्या नेत्यांना सगळ्या ठिकाणी कामाला लावलेलं आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात पहिले लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारीची सुरुवात काँग्रेसनेच केलेली आहे. आदित्य ठाकरे वृंदावनला गेले, मथुरेला गेले, राहुल गांधी गेले, फडणवीस गेले, मग आता हे गेले. नेमकं रामनंतर कुठं लिहिलं तर का गरज आहे? बघा, हिंदू धर्माच्या देवी देवता ज्या ठिकाणी आहेत, सध्याचे ठिकाण आहेत त्या ठिकाणी कोणी जाऊ शकतो, त्याला काही अडचणीचं नाही, काही हा काही मोठा भाग नाही आहे. पण राहुल गांधीजी परवा आपल्या केदारनाथला गेले, पण त्याला इव्हेंट नाही केलं राहुल गांधी. देवधर्माला जायचं त्याला इव्हेंट करायचा नसतो, पण काही लोक जाऊन इव्हेंट करतात. ते इव्हेंट हा जो विषय आता नवीन आलेला आहे तो विषय फारच खतरनाक आहे. कोकणाच्या राजकारणामध्ये आज केसरकर आणि राणे एकत्रित होते. ते दोन्ही नेते की काही महाविकास आघाडीबरोबर होते, त्यांचा संघर्ष राजकारण पाहिला. पण आज असं म्हटलं जातं की कोकणातील लोकसभेची जागा भाजपाला जिंकवायची आहे, तर मोठी घडामोड मानली जाते. त्यांनी काही करून नेते एकत्रित आले त्यांचे तरी काही नाही, खाली लोकांमध्ये यांच्याबद्दलचा राग आहे एवढं आम्हाला माहिती आहे. सर, काल वडेट्टीवार हे तेलंगणामध्ये गेले, त्यांनी वक्तव्य केलं होतं की ते ओबीसीच्या निवडीच्या मिळाल्या जातील. वडेट्टीवारांची भूमिका यावर प्रश्न उपस्थित होते अनेक वेळा. एकदा ते ओबीसीचं समर्थन करतात, भुजबळांबरोबर स्टेज शेअर करतात, कालांतराने परत त्याच्यात निवडून घेतात. पक्ष नेमकं त्यांना अशा गोष्टी करायला प्रवृत्त करते का, त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे म्हणून असं करते? नाही बघा, पक्षाकडून अजूनही काही त्याच्याबद्दलचं बोलणं झालं नाही. मी पण दौऱ्यातच असल्यामुळे आता 1 तारखेला आम्ही आमची कोऑर्डिनेशन मीटिंग बोलवतो आहे. त्याच्यामध्ये हे जे आतापर्यंत झालं त्याच्यावरची चर्चा केली जाईल. नेमकं काय होतं त्यांचं मत, काय त्यांनी कशासाठी भूमिका घेतली त्याच्यावरची चर्चा होईल. पण नेमकं त्यांनी काय काय बोलले, कशा आधारावर बोलले त्या विषयावरची चर्चा होईल. एक तारखेला मिटिंग करता, एक महत्वाचा मुद्दा होता. एक म्हणजे जागा वाटपाचा महाविकास आघाडीचा, आणि दुसरा म्हणजे काँग्रेसकडून जे 3 निवडणुकीची नावंदणी झाली होती त्याचा पुनर्विचार केला जाणार असेल. 1 तारखेला या सगळ्याबद्दल स्पष्टता येईल. नाही, 2 गोष्टी आहेत. आता एकदम निवडणुका जवळ आल्या, ते प्रायमरी चर्चा करायचं होतं, पण आता प्रायमरी चर्चा नाहीच आहे, आता फायनल चर्चाच करावं लागेल. त्याच्यामुळे आता सगळे त्याच्या समितीचे चेंजेस पण येणार. हे सुरुवातीला 6-7 महिन्याच्या पहिले आपल्याला प्रायमरी चर्चा करायसाठी कमिटी बनवली होती. 3ही पक्षांनी आपले दुसरी नावं दिली होती, 3ही पक्षाची नावं बदलतील. लेकिन हम जो सरकार में जो भी पक्ष शामिल है
उनमें देखने सीट शेयरिंग को लेकर अभी से बातचीत जो है शुरू है, कहीं ना कहीं अजीत दादा नाराज नजर आते हैं। शिवसेना को जो है इस जगह पर पिछली बार लड़े थे, इस बार लड़ भी पाएंगे कि नहीं, ऐसी स्थिति निर्माण हुई। आपके लिए अच्छे संकेत है अगर बीजेपी 26 पे लड़ती है उससे भी ज्यादा पे, तो इन दोनों को तो उसकी बहुत ही देखो, महायुति में क्या सीट शेयरिंग होने वाला है उसमें हमें जाना नहीं है, कैसा अलायंस करना है वो उनका इशू है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता इस तरह की अभद्र युति के ऊपर और असंवैधानिक युति के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा बहुत है और इनका सुपड़ा सब महाराष्ट्र की जनता करेंगी। जिस तरह से महाराष्ट्र का जो वातावरण है उसमें इसलिए हम लोगों को उसमें जाना नहीं है। सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी की जगह महाराष्ट्र में जुट के आएंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सीट शेयरिंग करने पर अगर सफल हो जाते हैं, बीजेपी कन्विंस कर लेती है, तो खतरा तो आपको ये हमें कोई खतरा नहीं है। आखिरी जनता निर्णय लेती है, ये नेताजी निर्णय नहीं लेते। आखिरी जनता निर्णय करने वाली है। वोट शेयरिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है उनका हमें कोई लेना देना नहीं है। मूल सब्जेक्ट है कि महाराष्ट्र की जनता का गुस्सा बीजेपी प्रणीत महायुति के ऊपर है और उसका परिणाम उनको इस चुनाव में देखने मिलेगा। एक गुस्सा हम महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पर भी देखे हैं जो छगन भुजबल है। कल वो कह रहे हैं कि शिंदे समिति ही बर्खास्त कर देनी चाहिए, जो उन्होंने उनकी के सर्टिफिकेट जारी की वो भी अब रद्द कर दीजिए। इतनी आक्रामक भूमिका वो रख रहा है। दूसरी ओर फडणवीस में सलाह देते हैं कि किसी ने भी दो जातियों में द्वेष निर्माण हो, ऐसे वक्तव्य करने की जरूरत है। सरकार खुद दो जातियों में द्वेष पैदा कर रही है, दो समूहों में द्वेष पैदा कर रही है और ये भाजपा निर्मित है। ये हमने आरोप नहीं, वस्तुस्थिति हमने जनता के सामने रखी, क्योंकि इसके परिणाम आने वाले कई पीढ़ियों पे चलेंगे। महाराष्ट्र ये शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा कर रहा है और महाराष्ट्र ने हमेशा सामाजिक न्याय की भूमिका रखी है, लेकिन बीजेपी चाहती कि महाराष्ट्र में ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था खत्म हो और उसके आधार पे महाराष्ट्र में काम चल रहा है। उनके एक मंत्री जो कल कह रहे थे कि वो जो शिंदे समिति को रद्द किया जाए, अपने यहाँ पर मागासवर्गीय आयोग के जो अध्यक्ष है निरगुडे जी, जस्टिस निरगुडे जी, उनके समिति के माध्यम से ही है, क्योंकि वो संवैधानिक समिति है, अलग से समिति बनाने के अधिकार नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी गए बार मराठा आरक्षण के लिए गायकवाड़ आयोग जो बिठाया था फडणवीस सरकार ने, उसके बराबर टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसलिए सरकार, ये पहले ही सरकार असंवैधानिक सरकार है, क्योंकि राज्य के जो आज के मुख्यमंत्री है उनने उस समय के राज्यपाल को खत लिखा था कि मेरे जान को खतरा है, और वो राज्यपाल ने उनको बुलाकर उनको मुख्यमंत्री की वो दिला दी। तो इस तरह का असंवैधानिक काम खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की है और मुझे लगता है कि यह असंवैधानिक सरकार राज्य में असंवैधानिक व्यवस्था क्यों पैदा कर रही है। जब निर्गुड़े आयोग जो महाराष्ट्र में था, जो मागास वर्गीय था, उसके माध्यम से क्यों जनगणना की गई नहीं जो इस तरह की मराठा आरक्षण के बारे में, और सिर्फ मराठा का क्यों, सभी का जनगणना करना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है। देखो, सरकार का मंत्री, एक बड़ा सीनियर मंत्री, वो कभी राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे, कई साल मंत्री रहे, सीनियर व्यक्तिमत्व है, तो राज्य के मंत्रिमंडल में क्या गड़बड़ी है ये सामने आती है। हमने क्यों बोलना कि सरकार ने गलत किया कि नहीं किया, उनका मंत्री गलत किया करके बोल रहे हैं, तो हमें क्यों उनके झगड़े में फंसना है। तो जो मूल बात है वो मूल बात एकदम स्पष्ट है कि जैसे फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण में उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो जो खेल खेला था वो आज भी खेल खेल रहे हैं, वो स्पष्ट होता है। उस समय के अटर्नी जनरल उन्हें उस समय के अटर्नी जनरल ने भी, देवेंद्र फडणवीस ने मुझे कहा था कि तुम मराठा की बाजू मत रखो, इस तरह की बात किया था। और जो कुछ दो वकील जो कोर्ट में गए थे जो मराठा आरक्षण के विरोध में, वो किसके लोग हैं वो भी महाराष्ट्र की जनता जानती है। तो एकदम स्पष्ट है कि इस तरह का ओबीसी और मराठा का झगड़ा लड़ाने का काम बीजेपी कर रही है। इसके लिए अलग से पुरावा देने की जरूरत नहीं है हमें, ये वास्तविकता हम बता रहे। और दोनों समाज ने भी ये सोचना चाहिए क्योंकि इसका असर आने वाले कई दिनों में चलेगा। और ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की भूमिका रहना चाहिए, ये मांग कांग्रेस करती है। महाराष्ट्र के कई जिले इस समय सूखे के चपेट में, कई जिलों में
किसानों को जो है वो लाखों का नुकसान हुआ है, कांग्रेस पार्टी की क्या? देखो, इसके पहले भी इस तरह की बारिश हुई थी, उस समय भी किसान के नुकसान हुआ, उसका पैसा सरकार ने अभी तक नहीं दिया। इस साल सूखे के परिस्थिति में महाराष्ट्र कैसे भी किसान ने फसलें लगाई, तो अभी कल की जो बारिश आई, बेमौसम बारिश जो आई, वो बेमौसम बारिश ने और किसानों को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी हमेशा किसान विरोधी रही है। आपने देखा होगा कि कल ही राज्य के अर्थमंत्री ने कहा कि हम 2,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। भाई, तुम्हारी राज्य के 3 इंजन की सरकार तुम बताते हो और एक इंजन उधर दिल्ली में बैठा है, बड़ा वाला इंजन तुम्हारा, तो तुमने राज्य की स्थिति को जाकर, तुम तो बाकी सब तुम कोरोना में भी अपना कौन सा डेंगू का बीमारी होने के बाद भी वहां रात में पहुंच जाते हो, तो राज्य के किसानों को पैसे लाने की मांग की बात क्यों कर रहे हो? महाराष्ट्र का किसान आज अपने किडनी बेचने निकला है, लीवर बेचने निकला है, वो बंबई में आके पड़े हुए हैं, वहाँ पे उनके परिवार के लोग रो रहे हैं। और महाराष्ट्र की किसानों की हालत क्या है, इससे और कोई बड़ा उदाहरण देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन राज्य की सरकार ये किसान विरोधी है। मैं किसानों को आह्वान करूंगा कि आप धैर्य रखिए, हम सरकार से लड़ेंगे, आपको न्याय दिला के देंगे, नहीं तो ये सरकार को घर का रास्ता दिखाने की भी व्यवस्था हम बनाएंगे। लेकिन आप आत्महत्या ना करो, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी के है। सूखे को लेकर आप कांग्रेस कोई दौरा करेगी? बिल्कुल, हम अभी 1 तारीख को हमारा जो मीटिंग होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे, हमारे नेताओं को हर डिस्ट्रिक्ट में भेजने की व्यवस्था बनाएंगे। वैसा सवाल ये कि मराठी जो पार्टी का सवाल है, मराठी नेम प्लेट का निकालों पे हम देख रहे हैं कि पीएनसी ने 28 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है कि सब बदली, लेकिन अभी भी बदलती हुई नजर नहीं आती। एक और उनसे जो है आक्रामक भूमिका बनी हुई है, कांग्रेस से किस तरह से? देखो, ये सरकार का निर्णय है, सरकार को क्या करना नहीं करना, सरकार को उद्रेक बढ़ाना है, वो उनका काम है। हमें भाषा और प्रांतवाद में हमें नहीं फंसना है और हमारी भूमिका स्पष्ट है। इसलिए सरकार ने वो डिमांड को कैसे पूरी करना नहीं करना वो सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र में तो आपने देखा है कि जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले थे वो नहीं हो रहे, अब वो 2025 में होंगे, ऐसा इस तरह की बातें हो रही है। आज सरकार और प्रशासक उनके माध्यम से बीएमसी हो या महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो या नगर पालिका हो, उनको लूटने का काम हो गांव के विकास। इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेंगू की बीमारियां देखने मिली, मंत्री को भी डेंगू हुआ। तो उसका रीज़न ही वो है कि महाराष्ट्र में ये जो लोकल बॉडीज व्यवस्था है पूरी समाप्त करने की व्यवस्था सरकार ने की है, सिर्फ पैसे लूटने के लिए, और वो पैसे से अपनी खुद की जाहिरात करने का यही एक मानसिकता ये सरकार ने बनाई है। और उसके आधार पर राज्य की व्यवस्था, कानून व्यवस्था हो, डेवलपमेंट हो, सब रुका हुआ है। तो सीएए को लेकर रूल्स रेगुलेशन फॉर्म किए जाएंगे मार्च 2024 में, एक्ट बना हुआ है। अभी केंद्र सरकार ने कहा है कि सीएए को लागू किया जाएगा, उसके क्या प्रावधान रहेंगे, उसके रूल्स बनाए जाएंगे। देखो, अभी उसका अभी तक क्या रूल आने वाले, कोई इसका ड्राफ्ट भी अभी सामने नहीं आया है। एक क्लाइमेट बनाने की कोशिश की जाती है, हर बार ऐसा कुछ वातावरण बना जाता है, क्योंकि उसके पीछे का जनता का जो मूल इश्यूज है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान के इशू, गरीबों के इशू, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का खेल केंद्र की सरकार खेलती है। अब इनका खेला नहीं चलेगा, लोग समझ गए कि इनको कुछ करना नहीं, उनको मूल इशू को डाइवर्ट करना है, और इसलिए वो जब ड्राफ्ट आएगा उस पर हम कांग्रेस बात करेगी। तेलंगाना के चुनाव चल रहे हैं, वहीं योगी जी प्रचार के लिए गए, हैदराबाद को भाग्यनगर कहने की बात कर रहे हैं और अब तेलंगाना को महबूब नगर के नाम पे बदलने की बात कर रहे हैं। नाम चेंज करने की राजनीति चल रही है, उस पर कैसे? भाई, उत्तर प्रदेश में कई गांव है, कई शहर है, उनके तो सोचो कहाँ दूसरे राज्यों में जाके झगड़ा लड़ाने का काम कर रहे महाराज। प्रवचन अपने राज्यों में करिए, दूसरे राज्यों में झगड़े लड़ाने का क्या फायदा आपका? नुकसान तो होने वाला है। तेलंगाना में तो हारने वाले हैं,
सुपड़ा साफ होने वाला बीजेपी का। एक भी विधायक चुन के आ गया गलती से तो बड़े मुश्किल से। ऐसी परिस्थितियां हैं आज के सर्वे के आधार पर। और पूरे राज्य में कांग्रेस ही जीतेगी, छत्तीसगढ़ में भी जीतेगी, मध्य प्रदेश में जीतेगी और राजस्थान में भी और तेलंगाना में भी कांग्रेस जीतेगी। मेरा सवाल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, अगर एमओएस जो है होम अफेयर्स वो अगर पश्चिम बंगाल में जाकर इस तरह वक्तव्य करते हैं कि हम जल्दी ही सीए लाएंगे, इम्प्लीमेंट होगा, उसके अगर पार्श्वभूमि देखें, उसका बैकग्राउंड देखें तो काफ़ी उसमें आंदोलन हुए। आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। कुछ नहीं होगा। मणिपुर में जाइए, सरकार, केंद्र की सरकार का काम है मणिपुर में जाके बैठिए। अभी भी अशांत है मणिपुर, जल रहा है अपना एक हिस्सा। उसमें ना प्रधानमंत्री बात कर रहे, ना एमओस पीएमओ बोल रहा है, ना देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं। वहाँ जाके बैठिए। इस तरह का नैरेटिव से नहीं चलेगा। देश की जनता बहुत समझ गई है, 10 साल में जुमलों को समझ चुकी है। अब इनका ये खेल नहीं चलेगा। जाति न्याय जनगणना जो कास्ट सेंसस, अभी आपने कहा कि जो वाद हो रहा है ओबीसी वर्सेस, उसका यही सोल्यूशन है, लेकिन सरकार इसको आगे लेते हुए नजर आ रही है। अब विधानसभा का सेशन 7 तारीख से शुरू होने वाला है। मुश्किल से 10 दिन का सेशन होगा, 10 दिन भी नहीं, 7-8 दिन का ही सेशन है लगता है मुझे। अभी उनका बिजनेस एडवाइजर कमेटी कितना बढ़ाते कि कम करते मुझे पता नहीं। लेकिन ये अधिवेशन में सरकार को, महाराष्ट्र को जो जलाया इन लोगों ने, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम सवाल खड़े करेंगे और एक एक बात का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि जो पूरे देश को संदेश दे रहा है। आपके मालूमात के लिए बता रहा हूँ, अभी जो सर्वे आया, जो महाराष्ट्र कभी 1 नंबर डेवलपमेंट में आगे रहता था, जिस महाराष्ट्र का नाम ही महाराष्ट्र था, आज हमारा नंबर एकदम 7वें-8वें क्रमांक पे चलेगा। ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र की है। यूपी का 1 नंबर बताते, गुजरात का 2 नंबर बताते, वेस्ट बंगाल का 3 नंबर बताते और महाराष्ट्र का नंबर कहीं नहीं। तो इस तरह का महाराष्ट्र को पिछड़ेपन में लाने का काम, महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात को सब देने का काम जो चल रहा है, इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। तुम्हें महाराष्ट्र को पूरा कंगाल करने का अधिकार जनता ने नहीं दिया था। ये सवाल हम महाराष्ट्र की विधानसभा में सरकार से करेंगे। महाविकास आघाड़ी का कोई सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत या चर्चा कर रही है? इससे सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा कर रही है? नहीं आया अभी कोई चर्चा। कल देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं वैसे ही आप लोग शुरू कर देते हैं कि महाराष्ट्र से मुंबई अलग की जाएगी और संविधान खतरे में। इनके पास कोई अलग एजेंडा है नहीं, इसलिए मैं उनको ही सवाल करता हूँ कि मेरे 4 मुद्दों का सवाल मैंने संविधान खतरे में कैसा बोला, मैंने उसका जवाब भी दिया। आज आपने देखा होगा कि प्रशासकीय व्यवस्था में यूपीएससी के एग्ज़ाम के आधार पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ये डायरेक्ट इन लोगों ने आरएसएस के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे बिठाया और उनके हाथ में कंट्रोल दे दिया। आज प्रशासकीय व्यवस्था का एक स्तंभ खत्म कर दिया, मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया आपने, दूसरा लाइन कर दिया। तीसरा आपने किया कि सरकारें लोगों के वोटों से चुन के आती है, लेकिन आपने 2 सरकारें आप भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश की और उस समय की कर्नाटक की सरकार गिराई। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को माने नहीं और कोर्ट में जजेस कैसे रहेंगे, कौन रहेगा, ये डिसाइड केंद्र सरकार करेंगी। तो न्याय व्यवस्था को भी आप बर्बाद करना चाहते हो। तो 4 तो पिलर जो हमारे संविधान के, वो चारों पिलर को आप डैमेज करना निकले हो। तो इसका सवाल, ये जवाब देना पड़ेगा तुमको। और रही मुंबई अलग करने की बात, तुमने अब मुंबई अलग करोगे नहीं। तुम अभी जो डायमंड मार्केट था वो लेके गए, यहाँ की सब इंडस्ट्रीज बंद कर दिया आपने। जो आर्थिक नगरी थी देश की हमारी मुंबई, उस मुंबई को आपने आर्थिक कमजोर कर दिया है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा ना। तुमने अलग तो करोगे नहीं और कुछ भी कर सकते हैं। कल मुंबई को केंद्र शासित भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका सब पढ़े लिखे लोग हैं केंद्र में, बड़े बड़े ओहदे में, तो इसलिए मैं उनसे उनकी दिमाग का उतना हमारा दिमाग नहीं, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमें, लेकिन ये आज हमारा जो आज वास्तविकता है उसका जवाब तो फडणवीस ने देना चाहिए। 4 पिलर को डैमेज किया इन लोगों ने। कभी देश में मीडिया को गोदी मीडिया बोला गया है? किसी का इंदिरा मीडिया बोला गया था?
राजीव गांधी ने खुद स्वायत्ता दी थी मीडिया को। तो मूल सब्जेक्ट है कि पहली बार देश के 75 साल में मीडिया को देश के प्रधानमंत्री के नाम से गोदी मीडिया कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो चौथा स्तंभ को भी खत्म करके रखा है। तो इसका जवाब तो दो। संविधान तो खतरे में है ही ना, खतरे में क्या, खतरे पूरा खतरे में ही लाके रखा है आपने। थैंक यू।